हेलो स्टूडेंट, मैं उज्जवल सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिव्य अकेडमी सिवान। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको पढ़ने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा समझेंगे कि रसायन शास्त्र होता क्या है। तो बाबू, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, उसी का एक भाग जो है वो रसायन शास्त्र है। ठीक है। और रसायन शास्त्र किसको कहेंगे? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के बारे में, किसी पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। जो भी पदार्थ का गुण होता है, जो पदार्थ की रासायनिक भौतिक जो भी गुण होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। मुख्य रूप से पदार्थों के बारे में ही इस किताब में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज कि बाबू, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है। रसायन शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका नाम है पदार्थ किसे कहते हैं। तो बाबू, कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और वो जगह को घेरे उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक मार्कर की बात करते हैं, मार्कर में कुछ ना कुछ वजन है, ठीक है, और वो कोई ना कोई जगह को घेरती है, तो वो क्या है? पदार्थ है। इस धरती पर जितने भी चीज आपको दिखाई देते हैं, आसपास जो भी चीज आपको दिखाई देती हैं, सब चीज पदार्थ है। ठीक है। और पदार्थ के बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति बताए थे जिनका नाम महर्षि कन्नड़ था। ठीक है। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया था इसके बारे में, उसका नाम महर्षि कन्नड़ था। महर्षि कन्नड़। ठीक है। ये भारत के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक बहुत बड़े भारत के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पदार्थ के बारे में आज से लगभग 2500 साल पहले उन्होंने इसके बारे में बता दिया था। पदार्थ के बारे में उनका डिफिनेशन दे दिया था, जिसको हम 500 BCE भी कहते हैं। BCE 500 BCE, बिफोर कॉमन एरा। BCE का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। कॉमन एरा का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। मतलब ईसा मसीह के जन्म को अगर हम 0 मानते हैं तो उससे 500 साल पहले महर्षि कन्नड़ जो थे उन्होंने पदार्थ के बारे में बताया था। और अभी चल रहा है 2026, तो दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग आपका हो गया 2526, यानी कि 2500 साल पहले। आज से 2500 साल पहले महर्षि कन्नड़ ने पदार्थ के बारे में बता दिया था। ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वो जगह को घेरे, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ पढ़ने के बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम तत्व कहते हैं, जिसके बारे में हम बाबू मतलब कि नेक्स्ट क्लास में एक इसका चैप्टर है धातु और अधातु, 3rd चैप्टर, उसमें हम इसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा हम जान लेते हैं कुछ चीज इसमें जो हमें इस चैप्टर में क्या होगा, बेसिक जानकारी हमको मतलब चाहिए इस चैप्टर के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है कुछ तत्वों के संकेत एवं परमाणु संख्या। हम जानते हैं कि अभी तक धरती पर 118 को तत्व प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। 118 को तत्व प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। और 118 तत्वों के बारे में जब हम जानेंगे तो 118 को तत्वों में हमें बस देखिए क्लास 10th में हमें कितना, तो मुख्य रूप से हमें हमें 30 तत्व ही हमें याद रखना होगा। 30 तत्व याद रखिएगा, आपका क्लास 10th में काम चल जाएगा। ठीक है। तो हमें 30 तत्व 1 से लेके 30 तक जो भी तत्व हैं, मतलब कि हाइड्रोजन से लेके जिंक तक जो भी तत्व हैं, उनके बारे में हमें क्या कर लेना है? इस चैप्टर में अध्ययन कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ आपको देखिए तत्व दिया है, उसके संकेत दिए हैं, और यहाँ पे आपका परमाणु संख्या दिया है। ये जो बड़ा ई लिखा है इसको छोटा ई कर लेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका मिसप्रिंट है।
इसको बड़ा ई को छोटा ई कर लीजिएगा, ये छोटा ई जो भी होगा, पहला अक्षर बड़ा होता है, दूसरा अक्षर छोटा होता है, पहला कैपिटल लेटर दूसरा स्मॉल लेटर। इसमें एक चीज छूटा है आपका, वहां पे है परमाणु द्रव्यमान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु द्रव्यमान इंग्लिश में होता है बाबू एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। तो इसके लिए आपको मतलब शॉर्टकट तरीका याद रखना होगा परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए। अगर हमें 1 से 20 तक अगर हमें परमाणु संख्या याद है तो हम एक ट्रिक देखेंगे, उस ट्रिक से हम उनका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, मतलब परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी भी तत्व का परमाणु संख्या अगर सम होगा, क्या होगा, सम संख्या होगा, मतलब इवन नंबर होगा। इवन नंबर पता होगा आपको, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए। तो जब सम संख्या होगा परमाणु संख्या, तो उसका हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। कितना करेंगे? 2 गुना, 2 टाइम्स, 2 गुना, ठीक है। और अगर विषम संख्या होगा, विषम संख्या मतलब बाबू होता है ऑड नंबर, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, तो इसका क्या करेंगे हम, 2 टाइम्स करेंगे, मतलब दुगुना करेंगे, लेकिन साथ में उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। हाइड्रोजन चूंकि 1 नंबर पे आता है और ये उस नियम को नहीं मानता है, तो बाबू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बस 1 ही होगा। लिथियम जो है 2 नंबर पे आता है और 2 सम संख्या तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो सम संख्या 2 टाइम्स करेंगे इसका, यानी 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिथियम जो है 3 है, तो 3 ऑड नंबर है, ऑड है तो दुगुना करके 1 जोड़ेंगे, मतलब 7। बेरिलियम आपका 4 नंबर पे आता है, 4 जो है वो सम संख्या है, तो हम उसका बस डबल करेंगे, 8 हुआ। उसी तरह 5 का दुगुना 10, 10 एक 11, इसका 12, इसका होना चाहिए 15। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, 7 दूना 14, एक 15 होना चाहिए, लेकिन इसका होता है बाबू 14। क्यों होता है? क्योंकि ये अपवाद है, मतलब ये इस नियम को नहीं मानता है, नाइट्रोजन इस नियम को नहीं मानता है। जो अपवाद है उसको हम नोट कर लेंगे। 8 का डबल क्या होगा, 16, 9 दूना 18, एक 19, इसका होना चाहिए 20, इसका होता है 23, इसका होता है 24, इसका होता है 27, इसका होगा 28, इसका होगा 31। फिर इधर आते हैं, सल्फर जो है, सल्फर 16, 16 दूना 32, उसके बाद 17 दूना 34, 34 एक 35 होना चाहिए, लेकिन ये होता है 35.5, मतलब ये भी आपका अपवाद है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, अपवाद है। अब उसके बाद हम देखते हैं आर्गन। आर्गन जो है 18, इसका होता है 40। कितना होता है? 40। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अपवाद है, ये भी आपका अपवाद है। पोटेशियम 19 ऑड है, तो ऑड है तो दुगुना करके 1 जोड़ेंगे, तो बाबू 19 दूना 38, 38 एक 39, और इसका हो गया 40। ये नियम 40 तक, मतलब कि 20 तक ही काम करता है, कैल्शियम तक ही है नियम काम करेगा। तो अब देख लीजिए कितना अपवाद है इसमें। एक अपवाद आपका ये हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपका अपवाद। एक अपवाद आपका क्या हो गया, एक आपका क्लोरीन हो गया, और एक अपवाद आपका क्या हो गया, आर्गन हो गया, और एक अपवाद तो शुरू में हाइड्रोजन ही है। मतलब कि 4 टोटल कितने अपवाद हैं, 4 अपवाद है आपका, ठीक है। टोटल कितने अपवाद हैं, 4 अपवाद हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, और इसके बारे में और बढ़िया से हम लोग क्लास, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो चैप्टर 3 आएगा धातु और अधातु, उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम क्या करेंगे, और मतलब कि इसको नोट कर लेंगे, और अगर मतलब आपके पास होगा तो कहीं इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये 28 हो गया और ये 31 हो गया, ठीक है। तो ये चीज मेन है, इस चीज को हमको नोट करना होगा, ये वाला।
कि अगर सम संख्या होगा तो बस दुगुना करेंगे, विषम संख्या होगा तो दुगुना करके एक जोड़ देंगे। कुछ चीजें हैं जो नियम को नहीं मानती हैं, वो आपको नोट यहाँ पे कर दिया गया, टिक कर दिया गया है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। बाकी इसके बाद और हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि इसका क्या होता है, लेकिन 20 तक ही हमको मतलब ये नियम काम करता है, 20 तक हम रख सकते हैं, ठीक है। नियम को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हम परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं बाबू, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहला एक तत्व देखते हैं, एक यौगिक देखते हैं, ठीक है। जैसे कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में हम जब देखते हैं तो बाबू इसमें कैल्शियम एक है और ऑक्सीजन भी कितना है, एक है। कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, 20 का जो डबल होता है वो कितना हो गया, 40। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो 8 का डबल कितना होगा, 16। तो बाबू इसका निकालेंगे तो 56 यूनिट, यू लिखते हैं। अगर यहाँ ग्राम होगा तो ग्राम लिखेंगे, केजी होगा तो केजी लिखेंगे। ये आपका क्या निकल गया, तो ये आपका द्रव्यमान निकल गया, ठीक है। ये एक यौगिक का क्या निकल गया, द्रव्यमान निकल गया, यौगिक का द्रव्यमान निकल गया, यौगिक का द्रव्यमान निकल गया। ऐसे हम बहुत सारे यौगिकों का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और देख लेते हैं, H2O, H2O के बारे में देखते हैं। इसका नाम है बाबू जल, जल जो होता है वो H2O होता है। इसको तो हम जल का एटॉमिक मतलब एटॉमिक मास निकालते हैं, देखते हैं निकाल के, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आपका बाबू का गो है, 2 गो है, 2 × H। अब प्लस ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका कितना है, ऑक्सीजन आपका कितना है, 1 है। तो हम पढ़े हैं कि अभी 2 × हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो बाबू 2 और ये हो गया 16, कितना हो गया, 18 यूनिट। ऐसे हम बहुत सारा का निकाल सकते हैं, हम कुछ दे देते हैं, आप निकाल लीजिएगा। जैसे आप एक नंबर हम देते हैं CaCO3 का निकालिए, ठीक है। दूसरा CaOH का होल ट्वाइस, तीसरा SO2 का, चौथा CO2 का, और पांचवा NH3 का। कितना का निकाल लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं और उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो कि मतलब इस चैप्टर का शुरुआत है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं बाबू, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, आपस में, तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि बाबू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब बनेगा तो बनता है जल, ठीक है। हाइड्रोजन का भी काम होता है आग लगाने में मदद करना, ये आग लगाने में मदद करता है। ऑक्सीजन भी आपका आग लगाने में मदद करता है, लेकिन जल आग को बुझाने का काम करता है। तो जब 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थ को मिलाते हैं तो एक नया गुण वाला पदार्थ हमें मिलता है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेंगे उन्हें हम अभिकारक कहते हैं या उसको रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। या इसका एक और नाम अभिकर्मक भी है, इसका एक और नाम क्या है, अभिकर्मक भी है। कहीं कहीं अभिकर्मक दिया रहता है, अभिकर्मक, ठीक है। तो अभिकर्मक किसको बोलेंगे, कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकर्मक कहेंगे।
और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, अंग्रेजी में उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रोडक्ट कहा जाता है, और जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक या अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कोई भी अभिक्रिया, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे लिखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, ये हो गए आपके अभिकर्मक, ये आपके हो गए अभिकर्मक या अभिकारक। ठीक है, इंग्लिश में रिएक्टेंट। और इन दोनों के फल स्वरूप जो बन रहा है उसका नाम है जल। तो इन दोनों के फल स्वरूप जो बन रहा है ये जल है, ये आपका जल है। ठीक है, जो ये बन रहा है ये आपका क्या है, जल है। तो जल आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया उत्पाद, ये आपका हो गया उत्पाद, या इसी को प्रतिफल कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको आर से दिखाया जाता है, इसको पी से दिखाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वो आर एरो पी होती है, बीच में एरो का साइन होता है जो डिनोट करता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। जैसे रिएक्टेंट हो गया, जैसे ये दोनों में ये H2 और O2 रिएक्टेंट हो गया और इसके फल स्वरूप बना है जो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही देखते हैं। कल से हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, फिर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारा अभी टॉपिक इसमें आपका बचा हुआ है, ये लंबा क्लास चलेगा और ये एक बढ़िया चैप्टर है आपके मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत बढ़िया चैप्टर है। कम से कम इससे ऑब्जेक्टिव 4 से 5 आता है और सब्जेक्टिव भी आपका बाबू क्वेश्चन मतलब कि 4 से 5 नंबर का रहता है, मतलब कुल मिला के ये 10 नंबर के करीब चैप्टर से एग्जाम में आपका क्या करता है, पूछता है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।